नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने अंतिम चार्जशीट पेश कर दी है। 29,800 पन्नों की इस चार्जशीट में नामजद 81 आरोपियों की भूमिका को इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में पेश हो गए हैं, जिसके बाद अब केस का ट्रायल जल्द ही शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर इसी मामले पर सियासी बयानों के तीर भी कमान से निकलने लगे हैं। पहले पूरा मामला समझिए, फिर इसके बाद कुछ खास मेहमानों का रुख करेंगे और करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से गूंज रहा शराब घोटाला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फाइनल चार्जशीट पेश कर दी है, जिसने एक बार फिर पूरे मामले को सियासी बहस के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। लगभग 2 साल की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा के भीतर पेश की गई 29,800 पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने इसे सिर्फ प्रशासनिक अनियमितता नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला बताया है। जांच एजेंसी का दावा है कि सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के जरिए राज्य के राजस्व को 2,800 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया गया है। बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पेश की फाइनल चार्जशीट। लगभग 29,800 पन्नों की चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा के भीतर दायर। 81 आरोपी सौम्या चौरसिया और यश टुटेजा समेत कई नाम चार्जशीट में शामिल। 59 नए आरोपी FL10 लाइसेंस धारक, डिस्टिलर्स और आबकारी अधिकारी भी शामिल। ईडी का दावा, यह घोटाला व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक संगठित अपराध। अब कोर्ट में ट्रायल होगा शुरू। आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध करेगी जांच एजेंसी। शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आरोपियों में शामिल नहीं। बीजेपी बोली 5 साल में घोटाला शब्द छत्तीसगढ़ का पर्यायवाची बन गया था। कांग्रेस का पलटवार, नैरेटिव सेट कर मामले को दिया जा रहा है अंजाम। चार्जशीट दाखिल होते ही अब यह मामला केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप की नई जमीन तैयार करता नजर आ रहा है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी नैरेटिव सेट किए जाने की बात कह रही है। घोटाला शब्द तो छत्तीसगढ़ का पर्यायवाची शब्द बन गया था पिछले 5 साल में। एक घोटाला में जांच हो रही, अब घोटाला ही घोटाला की जांच होनी चाहिए पूरी। समझ रहे हो ना? समझ रहे ना? घोटाला ही घोटाला, नॉट घोटाला। देखिए, ये तो पूरी तरह से एक नैरेटिव तैयार करके सारी जो हालात है उसको, प्रकरण को उस रूप में दिया जा रहा है और एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हो और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उनसे जुड़े हुए लोगों को बदनाम करने की यह एक साजिश मात्र है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ गया है। ट्रायल भले ही कोर्ट में चलेगा, लेकिन इसका असर सियासी गलियारों में दिखना शुरू हो गया है। बीजेपी इसे कांग्रेस शासन की भ्रष्टाचार संस्कृति का प्रमाण बता रही है, तो वहीं कांग्रेस जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। बहरहाल आने वाले समय में यह मामला कानूनी फैसले से ज्यादा सियासी धारणा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से सौरभ साहू जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर गंधर्व पांडे जुड़े हैं। गंधर्व जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवेद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशल जी, आप ही के पास में आते हैं। 29,800 पन्ने की चार्जशीट, 81 इसमें नामजद आरोपी हैं, 59 नए नाम भी शामिल किए गए। किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और खासतौर पर जो नए नाम शामिल किए गए? देखिए, निश्चित तौर पर जब से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच हुई, लगभग 2 से 2.5 साल से ज्यादा का समय इसमें हो गया और बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी जेल में हैं। और कहीं न कहीं जो अंतिम चार्जशीट है, इसमें जो 81 आरोपियों के जो नाम, और इसमें से बहुत से आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन उनको आरोपी बनाया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन आरोपियों की कैसे पूछताछ होगी और जब ट्रायल चलेगा तो उनसे किस तरह की गवाही के रूप में उनको यूज किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे जितने सारे लोगों के नाम हैं उसमें लगभग 40, मुझे लगता है 35 से 40 ऐसे नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
तो उनको ईडी कैसे यूज करेगी, क्या उनको आरोपी के रूप में, क्या उनको सरकारी गवाह बनाया जाएगा या ट्रायल में उनको किस तरह का उपयोग किया जाएगा, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि निश्चित तौर पर इस सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि यदि 30,000 पन्नों की चार्जशीट आपने पेश की है तो उसमें बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स होंगी जो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को आरोपी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत उनके पास होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि जिन लोगों की गिरफ्तारी किए बिना यदि उनको आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ ईडी किस तरह काम करेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली बात हुई, क्योंकि इन लोगों के टारगेट में ये था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भूपेश बघेल पर आरोप लगाती थी और ईडी की चार्जशीट में यदि उनका नाम नहीं है तो कहीं के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकफुट वाली बात हो सकती है। क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि कहीं जो अंतिम जो कड़ी है शराब घोटाले की, आबकारी घोटाले की, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यही सोच रही थी कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो पूर्व में जो किंग पिन हुआ करते थे, उनका नाम इसमें शामिल होगा। लेकिन नहीं, शामिल नहीं होना, ये मुझे लगता है कि कहीं कहीं ईडी के चार्जशीट में ये सबसे बड़े जो चीज है वो निकलकर सामने आई है। और 81 लोगों में उनका नाम नहीं होना ये अपने आप में बड़ा तो कौशल इस चीज को कैसे समझे? क्या ये माने कि भूपेश बघेल को इसकी जानकारी नहीं थी जिस तरीके से शराब घोटाला प्रदेश में हो रहा था? क्योंकि उनके बेटे का नाम इसमें आया, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम इसमें शामिल आया, कई सारे अधिकारी इसमें उनका नाम शामिल आया, फिर सीएम का नाम इसमें नहीं होना, क्या ये बताता है कि उसको इनकी जानकारी नहीं थी या फिर इस पूरे मामले में अभी के लिए क्लीन चिट उनको? देखिए, निश्चित तौर पर अभी के लिए तो क्लीन चिट माना जा सकता है कि भविष्य में हो सकता है कि और जांच का कुछ दायरा बिंदु तय किया जाए। जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे गवाहों के मुंह से इस तरह की बातें सामने आ सकती, क्योंकि जब ट्रायल चलेगा आप देखेंगे बहुत सारे मामलों में जब ट्रायल चलती है, जब पेशी होती है और गवाहों के और साक्ष्यों के अभाव में बहुत सारे मामले जो है ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो इसमें भी अब चार्जशीट पेश हुआ है, लेकिन अब जब ट्रायल चलेगा, जब उसमें पेशी होगी, जब सुनवाई होगी, तब क्या क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, सौरभ साहू जी, अभी के लिए खुश हो सकते हैं आप, भूपेश बघेल का नाम नहीं है इस चार्जशीट में, लेकिन कई सारे आपके नेता हैं जिनका नाम इस चार्जशीट में है। क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम तो यही कह रहे हैं। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से हम तो ईडी और जो भी आज एजेंसियां भारत देश में काम कर रही हैं उनके ऊपर तो हमने आरोप लगाया ही है। और हमारा ही आरोप नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को मेंशन भी किया है। और पिछले कुछ समय में तो सदन में भी इसके कुछ डाटा ऐसे पेश हुए हैं कि जो ईडी है वो कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करती है। विपक्ष का जहां पर सरकार है, मतलब अदर देन भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, उन राज्यों पे ईडी जो है वो कार्रवाई करती है। आप देखिए, शराब घोटाले की अगर बात करें, इसी मुद्दे पे बात करें अगर, तो जिन राज्यों में बीजेपी के अलावा कोई दूसरी सरकार है वहां पर अगर शराब नीति में कोई संशोधन होता है तो ईडी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है, जांच करती है। लेकिन बीजेपी शासित प्रदेशों पे भी ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर जो शराब नीति है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए, लेकिन वहां पर ईडी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती। तो यहां पर रोहित जी सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप देख लीजिए कि इतने दिन से जिस तरीके का नैरेटिव ईडी बीजेपी के बिहाफ में सेट कर रही थी, आप कहिए कि ये जो कोर्ट में ट्रायल चालू करने के पहले मीडिया में ट्रायल कर रही थी ईडी, और पूरी की पूरी ये राजनीतिक, मुझे लगता है कि राजनीतिक एक प्रेरित थी राजनीति के तरफ से, और उस तरीके से ये कार्रवाई कर रही थी। और लगातार जो चुनाव पिछले कुछ समय में जिस तरीके के चुनाव के समय ही इस तरीके की जो कार्रवाइयां होती है, तो उससे तो स्पष्ट होता है ना रोहित जी कि ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई की गई। और फाइनली जब ये इनको लेकिन ये जो घोटाले थे, ये तमाम जो घोटाले हुए कांग्रेस शासन में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। विधानसभा चुनाव पूरा इसी मुद्दे पे लड़ा गया, आपको उसका नुकसान भी हुआ इस पूरे घोटाले का। लेकिन सौरभ जी, अब यदि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है या फिर सीबीआई अगर किसी घोटाले में जिक्र करती है आपके किसी नेता का, तो ये तो जांच एजेंसियां कर रही है ना। अब इसको भी ये कह देना कि ये राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है, कितना सही है ये? देखिए रोहित जी, मैं आपको इतने सारे तथ्य मैंने अभी दिए अपने वक्तव्य में कि किस तरीके से इनकी कार्रवाई जो है वो उनकी टाइमिंग ही देख लीजिए आप, और उसके बाद जब इनका जो कन्विक्शन रेशियो है वो देख लीजिए, तो कहीं पर भी तो इनका जो ट्रायल है वो प्रूव होता नहीं ना। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से 83 आरोपी है लगभग, जिसमें 40 नाम नए जोड़ दिए, उनको भी जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि उनसे अभी कोई पूछताछ ही नहीं हुई।
तो ये किस तरीके की जांच कर रहे हैं? ये सिर्फ मनगढ़ंत और एक तरफा आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगाती है, उसी तरीके से ईडी जो एक जिम्मेदार एजेंसी है इस देश की, वो भी उसी तरीके से हवा में आरोप लगा रही है। 2800 करोड़ का मामला बता दिया, लेकिन कितने की संपत्ति इन्होंने जब्त की, वो पैसा कहां गया, इस तरीके की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। अब तो कह रही है 3000 करोड़ से भी ज्यादा का ये मामला पहुंच चुका है। ठीक है, गंधर्व पांडे जी से जवाब लेते हैं। गंधर्व पांडे जी, क्यों एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? भी आरोप लगाए हैं वो अभी सिद्ध हुआ नहीं है। रोहित, देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, हमारे जो साथी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो जांच एजेंसी, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो कोर्ट में 29,800 पन्नों का झूठ तो नहीं परोसेगी। जिस प्रकार से ईडी ने स्पष्ट किया है कि अभी जो गिरफ्तारियां हैं या इसमें जो नाम है वो एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन के तहत कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित ही इससे किसी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती, और आने वाले समय में जिन लोगों का नाम अभी नहीं आया है उन्हें और घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि ईडी ने सारी चीजें की, कार्रवाई की, पर न्यायालय से रिमांड में भेजा गया कवासी लखमा जी को और सौम्या चौरसिया जी को AAA, जो कांग्रेस शासन काल में मतलब एक संगठित अपराध चला करके छत्तीसगढ़ के राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र जो शराब को बताया जाता है, उस नीति में FL10 में परिवर्तन करना, होलोग्राम से लेकर के भरे कोरोना काल में जिस समय मुख्यमंत्री जी नीला पीला कार्ड खेल रहे थे वैक्सीन के लिए, उस समय उन्होंने दारू को घर में डिलीवरी करवाई। अब वो भी कौन से होलोग्राम की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और यहां बैठ करके अब कांग्रेस बचाव में उतर रही है और बीजेपी और ईडी के ऊपर ये सारी चीजें कहना। भाई, जेल तो कोर्ट में न्यायाधीश जी ने भेजा होगा रिमांड पे, और जो तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे उसके आधार पे भेजा गया होगा। कोई भाजपा तो जेल नहीं भेज रही, और क्लीन चिट तो इसमें कहीं कोई सिद्ध ही नहीं होता, बल्कि इसमें और गहराई और तथ्य प्राप्त हो जाते हैं कि निश्चित तौर पे ये पूरा एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करके इसमें बिट्टू भैया, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो सुपुत्र हैं, उनका भी जिक्र है, सौम्या आंटी थी उनका भी जिक्र है, कवासी लखमा जी अंकल थे उनका भी जिक्र है, प्रशासनिक अधिकारी थे वो सभी का जिक्र है, AAA में अनवर डेबर जी पूर्व महापौर के भाई, उनका भी जिक्र है। तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो संगठनात्मक ढांचा बना करके किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा लूटा जाए, उसकी संरचना का निर्माण 5 साल में करके 2800 करोड़ रुपए डकार लिए गए। शायद मुझे लगता है वो जो 2.5 साल की चीजें थी उसी में इस पैसे को उपयोग किया गया। बार बार विधायकों को यहां से दिल्ली ले जाना, वहां 5 स्टार होटलों में रुकवाना और वहां पर अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में ये अपना व्यक्तिगत टेंडर निकाल करके अपने परिवार और अपने शुभ चिंतकों को पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा परोसा गया है। ठीक है, कौशल स्वर्णबे साहब जिस और इशारा कर रहे गंधर्व जी, और वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नाम अभी भी सामने नहीं आए हैं, यदि उनका जिक्र नहीं किया गया चार्जशीट में, तो कहीं ना कहीं वो भूपेश बघेल की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी भी वो सेफ नहीं है, उनका नाम आने वाले दिनों में या फिर हो सकता है कि आने वाली कार्रवाइयों में उनका उल्लेख किया जाएगा। देखिए रोहित जी, मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जो 35 से 40 नए नाम हैं, जब ईडी का ट्रायल शुरू होगा तो बहुत सारे जब पूछताछ शुरू होंगे तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो अभी 81 लोगों के नाम में शामिल नहीं है। ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो 15 से 16 जिलों में जहां पर इस तरह के घोटाले की जो बात सामने आई है कि इन जिलों पर सबसे बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे, तो कहीं न कहीं वहां के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो उस समय सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग रहे होंगे, उनका कहीं न कहीं इसमें जिक्र हो सकता है। और जब ट्रायल चलेगा, जब पेशी होगी, जब बयानबाजी होगी, तो मुझे लगता है कि कई नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि जिस घोटाले को लेकर बात हुई कि लगभग 32 करोड़ नकली होलोग्राम, यानी कि आप होलोग्राम बनाकर जिस तरह से घोटाले को अंजाम दिया गया, और जो नकली होलोग्राम की छपाई है अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पे चल रही, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।
कि क्या पूर्व में जो खिलाड़ी शराब घोटाले से जुड़े थे, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उस काम में लगे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नकली होलोग्राम देखेंगे बहुत जगहों पर पकड़े जाने की सूचना भी आई है, बहुत जगह शिकायत हुई है और पकड़े भी गए हैं। तो जो नकली होलोग्राम की जो छपाई है उस पर कहीं कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यही वो एक माध्यम है जिसके इशारे पर, जिसके तरीके से जो शराब के जो घोटाले है उसको अंजाम दिया गया था। और 32 करोड़ नकली होलोग्राम, मतलब समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। और यदि नकली होलोग्राम छत्तीसगढ़ में अभी भी छप रहा है, कहीं पर यदि छपाई इसकी की जा रही है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो एजेंसियां हैं उस पर इसको जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए कि आखिर वर्तमान में इस तरह की जो छपाई है वो कौन करवा रहा है, और जो इस तरह की जो छपाई का जो सिंडिकेट है वो कौन लोग हैं, क्या पूर्व में जो इस तरह के मामले में जो लिप्त रहे हैं क्या अभी भी वो सक्रिय हैं। इस पर फोकस होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी उजागर ना हो और छत्तीसगढ़ के राजस्व को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं आप। यदि कहीं भी अभी भी नकली होलोग्राम बने तो जाहिर तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ साहू जी, देखिए चुनाव के दिनों में हमने देखा था किस तरीके से अलग अलग कांग्रेस शासन में जो सोकॉल्ड घोटाले हुए उसको लेकर के पूरा एक मुद्दा बनाया गया था, एक हवा चली थी, उसका नुकसान भी आपको हुआ। लेकिन अब यदि कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है किसी साजिश के तहत कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को फंसाया जा रहा है, कांग्रेस के नाम को खराब किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने भी तो उसी पे वोट किया था। देखिए रोहित जी, ये निश्चित रूप से ये तो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी सेट करती है और उसमें वो कामयाब भी हो गई। पिछले चुनाव की अगर विशेष रूप से हम बात करें, चाहे वो ये शराब घोटाले और दुनिया भर के जो आरोप ये लोग अलग अलग घोटालों के नाम पर लगाए, जिसको ये कभी सिद्ध कर पाए नहीं है और आगे भी होगा नहीं। रोहित जी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जिस तरीके से जातिगत आधार पर ये ध्रुवीकरण का लाभ इनको मिला, चाहे वो कवर्धा की बात कर लीजिए, बीरनपुर की बात कर लीजिए, तो ये छत्तीसगढ़ का निश्चित रूप से दुर्भाग्य है कि इस तरीके की जो झूठी अफवाह है उसको मान करके जो जनता है वो उसने शायद वोट दिया, या उसमें किस तरीके के जो एडजस्टमेंट हुए जिसका नुकसान निश्चित रूप से कांग्रेस को हुआ और बीजेपी यहां पर आज शासन प्रशासन में बैठी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा रोहित जी आज के लिए यह है कि जैसा कि कौशल जी ने भी कहा कि आज भी किस तरीके से नकली शराब की फैक्ट्री मिल जाती है राजनांदगांव के अंदर, नकली होलोग्राम लगातार छप रहे हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। तो कितना सुंदर इनका दोहरा चरित्र है। आप देखिए कि हमारे समय के लिए ये आरोप लगाते हैं, पिछले 2 साल से ये शासन में बैठे हुए हैं और आज भी उसी ऐप से हम तो कोरोना की वजह से करवा रहे थे क्योंकि वो सुरक्षा की बात थी, एक दूसरा मुद्दा था। आज भी ये उसी ऐप से करवा रहे हैं और लगातार जो शराब दुकान है वो 70 से ज्यादा शराब दुकान नए खोल के बैठ गए हैं। ये तो शराब नीति पर तो इनका जो चरित्र है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उजागर हो गया है। जहां तक कि ये चालान की बात है रोहित जी, देखिए अभी जिस प्रकार से बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपना मतदान किया वो बहकावे में आके किया या यूं किया, तो इनको ये संज्ञान में लेना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। और होलोग्राम की जहां तक बात है, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल है, इतने सारे दर्शक हैं, सभी एक बार अगर अपने फोन में भी सर्च कर लें कि छत्तीसगढ़ शासन ने उस दिशा में क्या काम किया है, तो नासिक जहां आरबीआई के नोट प्रिंट होते हैं वहां पर 10x सिक्योरिटी के साथ अब होलोग्राम्स की प्रिंटिंग हो रही है। उसके लिए छत्तीसगढ़ से लगातार अधिकारी जाकर के प्रयासरत थे कि ये सारी चीजें को रोकना है, इसलिए इसको अपने अधीन किया जाए। तो सरकार हमारी सुशासन की सरकार है और छत्तीसगढ़ के राजस्व को नुकसान ना हो उस दिशा में प्रयत्नशील है। केवल और केवल अपने भ्रष्टाचारों को ढकने का काम करना। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी, आज इतना दिन हो गया, उनके यहां उनके सुपुत्र को अभी जिला अध्यक्ष बना दिया, उनके ऊपर भी गई सारी चीजें कि उनको भी जाता था, वो भी इन्वॉल्व थे, वहां पर कांग्रेस कार्यालय कैसे निर्मित हुआ, ये सारी चीज भी जांच के घेरे में है। इन सभी चीजों को बताना यहां कांग्रेस के प्रवक्ता जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उसमें सच्चाई पर अब जनता को सामने आ चुकी है। और हमने जितने घोटाले बोले, सरकार इन्होंने बोला कि हम जो घोटाले बोलते थे सिर्फ एक हुआ है, तो आप मुझे बताएं पीएससी का जो घोटाला हुआ उसमें क्या सिद्ध हुआ? उसमें सीबीआई के अधीन चले गया, कांग्रेस के नेता वरिष्ठ अधिकारी लोग के बच्चे वो चयनित हो रहे थे, कोल स्कैम जो हुआ वो भी सिद्ध हो रहा है, शराब घोटाला भी सिद्ध हो रहा है। तो
तो कोई भी ऐसा आरोप बेबुनियाद नहीं लगाया जाता। ठीक है। ये जनता भली भांति समझ चुकी थी ठीक कि है, 5 कौशल जी, साल में कार्रवाई केवल और की जा केवल रही है, छत्तीसगढ़ चार्जशीट में भी सामने आ गई है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस मनीष पार्टी कह बिना रही है कि योजनाओं का राजनीति निर्माण से हुआ है। प्रेरित यह कार्रवाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, फिर चाहे वो कवासी लखमा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, अब तक वो बाहर नहीं निकल पाए। तो यदि वो बेकसूर होते या सिर्फ राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई होती, तो कहीं कहीं न्यायालय उनके लिए था, न्यायालय में वो अपनी बात रख सकते थे। लेकिन यदि जिस तरीके से साक्ष्य दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही होगी। निश्चित तौर पर रोहित जी, लगभग अब तक 300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जा चुकी है और 22 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं जब तक बिना साक्ष्य के किसी को गिरफ्तार करना, मुझे लगता है एक समय तक सीमित है, क्योंकि यदि आप कोर्ट में जाते हैं, यदि आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे इतने समय से यदि कोई जेल में है तो कहीं न कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने ये सबूत दिया होगा कि किन किन व्यक्तियों के जो नाम है, जो अंदर हैं, उनका किस तरह की भूमिका है, क्योंकि सबकी भूमिका लगभग तय है। उसमें चार्जशीट में ये उल्लेख भी किया है कि किसने किस लिए काम किया, किसने पार्टी फंड में पैसा दिया, किसने होलोग्राम में खर्च किया, किसने कैसे पैसे खपाए। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि उनकी कहीं न कहीं संलिप्तता थी, और यही वजह है कि इतने समय से वो जेल के अंदर हैं। और जो कुछ लोग बेल में भी छूटी, उनकी दूसरी बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो जांच एजेंसियों का ये दायरा असीमित है, और वो यदि कहीं से कोई तथ्य लाते हैं तो कोर्ट यदि उस पर संज्ञान नहीं लेती है और यदि एग्री नहीं होती तो मुझे लगता है उनको बेल मिल जाती है। लेकिन यदि किसी को बेल नहीं मिले तो उसके पीछे ये कारण स्पष्ट है कि वो उनकी संलिप्तता रही है और इस तरह के घोटाले में वो शामिल रहे हैं, तब ये कार्रवाई लगातार चल रही है। और जो 81 लोगों के जो नाम शामिल किए गए हैं उनमें हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो बाद में हो सकता है कि इनके नाम हटा भी दिए जाए कि इनकी जो भूमिका वो स्पष्ट नहीं थी। तो ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो 81 हैं वो 90 भी हो सकते हैं, वो 70 भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो ट्रायल में स्पष्ट होंगी, और जब ट्रायल शुरू होगा तब आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम नए भी आ सकते हैं और पुराने जो नाम लिखे हैं वो हट भी सकते हैं। ठीक है सौरभ साहू जी, कई बड़े जो प्रवक्ता हैं या फिर जो कई बड़े नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अधिवक्ता भी और कांग्रेस पार्टी के साथ में वो जुड़े भी हुए हैं। फिर ऐसे में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती है, और यदि आप कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित यह कार्रवाई है तो क्यों नहीं फिर जो जेल में बंद है उन्हें बाहर निकाला जाता है? देखिए रोहित जी, ऐसा तो कहीं नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठा नहीं रही है। हम तो लगातार मुखर होकर के, चाहे वो सदन में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे कोर्ट में हो, हर जगह पे तो हम लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी कार्रवाइयां हो रही है, ये अच्छी बात है कि अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रहा है। तो कोर्ट में जो ट्रायल शुरू होगा रोहित जी, वहां पर जब न्यायालय की जो प्रक्रिया चलेगी तो निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि कोर्ट जब सारी बातों को संज्ञान में लेगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट। समय की कमी है, छोटा सा जवाब गंधर्व पांडे जी, क्या ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है? वो तो एक तरफा चल रही है। और आप देखिए कि ईडी के पास भी कोई बहुत इंडिपेंडेंट जो गवाह है वो अभी तक। ठीक है, गंधर्व जी को सुन लेते हैं, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए गंधर्व जी, समय की कमी है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए गंधर्व पांडे जी। भरोसा किया ठीक है, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, 29,800 पन्नों का झूठ कोई नहीं परोसेगा। इतनी मेहनत कोई इसलिए नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे जमानत के लिए, वहां से भी खारिज हुआ है, तब आए हैं। और न्यायालय में भी जब फैसला जाएगा और जब सजा होगी तो बोलेंगे न्याय संगत संविधान के तरह जो सजा है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, जो भी न्यायालय का आदेश है उसका हम पालन करते हैं। अभी पूरा डिफेंड कर रहे हैं अपने पक्ष पे, और उस समय तुरंत परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जनता भली भांति समझती है और इसका सच जल्द ही सबके सामने आने वाला है। ठीक है, और सच का हर कोई इंतजार भी कर रहा है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सौरभ साहू जी, डॉक्टर गंधर्व पांडे जी और कौशल सोनबेर साहब, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 29,800 पन्नों की चार्जशीट ईडी ने पेश कर दी है। 81 इसमें नामजद आरोपी हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की सियासत है उसमें भी अब यह मामला खूब गूंज रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि कई और आरोपी बनाए जाएंगे और वो भी सामने आएंगे जिनका नाम इस चार्जशीट में दायर नहीं है, जिनका जिक्र नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में शराब घोटाला मामले को लेकर और सियासी बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।